हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लोकसभा के प्रमुख नेताओं के बारे में, साथ ही साथ मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्र आहूत कौन करता है, सत्र किस तरीके से चलता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ लोकसभा का विघटन कब हो सकता है, कब होता है, और जब विघटन हो जाता है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सत्र आहूत करना, है ना। सत्र आहूत करना, या ये ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा सत्राहूत। सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना। सत्र बुलाना मतलब सदन का या लोकसभा का बैठक बुलाना, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो सत्र आहूत जो कौन करता है, सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सत्र आहूत या सत्र बुलाना कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सत्र बुलाता है। सत्र आहूत की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, है ना। जनरली यदि हम एक साल की बात करें तो जो सत्र चलाया जाता है या बैठक जो चलाया जाता है, मुख्य रूप से ये 3 सत्र चलाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। पहला है बजट सत्र, है ना। दूसरा है मानसून सत्र, जब मानसून आ जाता है उसके बाद। और तीसरा है यहाँ पर शीतकालीन सत्र। साल भर में 3 सत्र तो चलते ही चलते हैं। ठीक है, यदि मैं बजट सत्र की बात करूँ तो ये मार्च से मई तक चलता है, और जो मानसून सत्र है वो जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, और जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र की यदि हम बात करें तो ये नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है, क्योंकि इसी सत्र में साल भर का बजट तय किया जाता है, बजट को पारित किया जाता है, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे किस मद में खर्च होगा, ये सारा चीज बजट सत्र में ही तय होता है, इसलिए लंबा सत्र होता है। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और सबसे अल्पकालिक या छोटा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में। तो ये 3 सत्र जो है, 3 सत्र चलना मतलब बैठक चलना। ठीक है, जिसमें बहुत सारा प्रस्ताव लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, उसको पास किया जाता है, इन्हीं सत्रों में किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सत्र जो है चलते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया। तो सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछता है। इसके बाद समझ लेते हैं सत्र का स्थगन, है ना। यदि सत्र चल रहा होता है तो स्थगन मतलब थोड़े कुछ दिनों के लिए उसको रोक देना, है ना। थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रोक देना। तो ये जो कुछ दिनों वाला बात है, एक तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो सकता है, और एक निश्चित काल के लिए कि इतने समय के बाद दोबारा बैठेंगे, या दोबारा कब बैठेंगे वो उसका पता ही नहीं है। तो दोबारा कब बैठना है उसका पता नहीं है, मतलब अनिश्चित काल का स्थगन। तो सत्र को स्थगन करने की जो शक्ति है वो पीठासीन अधिकारी को है। पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष सत्र को क्या करता है, स्थगित करने की शक्ति उसके पास है, सत्र को रोक सकता है कुछ दिनों के लिए। तो ये परीक्षा में कई बार कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति स्थगित करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, सत्र का स्थगन कौन कर सकता है, पीठासीन अधिकारी या लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उस सत्र को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये स्थगन हो गया। स्थगन के बाद अगला जो है सत्रावसान, है ना। सत्रावसान मतलब ये होता है कि उस सत्र को समाप्त कर देना, जो सत्र है। तो सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति के पास है सत्रावसान। तो 2-3 चीज में बताया। एक तो आपको पहला चीज बताया सत्र आहूत करना, सत्र जो है स्थगन करना, ठीक है। और फिर यहाँ पर है सत्रावसान।
तो तीनों में आपको याद रखना है, सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्र के स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी या लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये याद रखना है। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, क्या बात करूं, इसके बाद मैं बात करता हूं लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा का विघटन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जनरली जो लोकसभा के जो सदस्य हैं या लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद लोकसभा का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और फिर से चुनाव होता है और फिर से 5 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो जो लोकसभा है जनरली 5 साल के बाद विघटित हो ही जाता है, 5 साल के बाद विघटन उसका हो ही जाता है। लेकिन 5 साल पहले भी, उससे पहले भी विघटन हो सकता है। ये कब ऐसा हो सकता है कि जो चुन के आए हुआ जो दल है ना, उसको बहुमत ना मिला हो और बहुमत ना मिले और सरकार ना बने, तब की स्थिति में भी विघटन हो सकता है। दूसरा, यदि जितना बहुमत का सीट मिला नहीं है तो उसने किसी अन्य दल का समर्थन लिया है और सरकार बना लिया और बाद में जो दूसरा दल ने जो समर्थन किया था वो वापस ले लिया, तो सरकार गिर जाएगा, तो भी विघटन हो सकता है। तो स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है, तब की स्थिति में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति को करना पड़ता है और फिर से चुनाव होके जो है नई सरकार बनती है। तो लोकसभा के विघटन करने की जो शक्ति है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा में जो लाया गया प्रस्ताव होता है, संकल्प होता है, विधेयक होता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, है ना। खासकर मैं विधेयक के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि विधेयक के ऊपर कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिएगा कि कोई भी विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, कोई भी विधेयक जो लोकसभा में लंबित है ना, लोकसभा में है, यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो लोकसभा से शुरू हुआ हो या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आया हो, यदि लोकसभा में लंबित विधेयक है तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में शुरू हुआ, पारित होकर राज्यसभा में गया है और राज्यसभा में लंबित है, तो ये भी विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जब नई लोकसभा बन के आएगी तो दोबारा लोकसभा में उस विधेयक को पेश करना पड़ेगा। तो 2 मामले में आपको याद रखना है, लोकसभा में लंबित विधेयक होता है, जो भी विधेयक होता है जो राज्यसभा से आया हुआ हो या लोकसभा में हो, वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया हुआ है तो वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, उसकी बात करते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया हो या राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए फिर से भेजा हो, या ऐसा विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो गया है और राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की सूचना दे दिया हो, तो ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है और राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेजा गया है, ऐसा विधेयक अनुमोदन के लिए भेजा गया है तो राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। ऐसा विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की होने की स्थिति में राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाने की सूचना दे दी गई हो, तो ऐसे विधेयक कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो जो बिंदु मैंने बताया नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये वाला मामला आ गया। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जब सत्र चल रहा होता है तो उस टाइम पर
किस टाइप की कार्रवाई होता है ना। तो सत्र जब चल रहा होता है तो जो प्रश्न पूछा जाता है, जो सदन का जो पहला घंटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल, है ना, जिसमें मंत्री परिषद से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नकाल का जो समय होता है जनरली 11 से 12 का समय होता है और इसमें प्रश्न जो है मंत्री परिषद से पूछा जाता है। तो इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, ये भी परीक्षा में कई बार आया है तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, है ना, और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। कितने टाइप के प्रश्न? 3 टाइप के। तीनों प्रश्नों को थोड़ा सा समझ लो। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर मौखिक देना होता है और तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। पहले एक बार मौखिक पूछा जाएगा, उनसे उत्तर लिया जाएगा और फिर से उसी से संबंधित और एक प्रश्न भी किया जा सकता है, तो उसको पूरक प्रश्न बोलते हैं। तो उसमें तुरंत जवाब देना होता है, मौखिक रूप में, लिखित जवाब नहीं देना होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मौखिक जवाब चाहिए होता है, इसलिए उसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अतारांकित प्रश्न इसमें लिखित जवाब चाहिए होता है ना, और लिखित जवाब चाहिए होता है तो इसमें ये समय लेते हैं इसके लिए। ठीक है। तो अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पूरक प्रश्न इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसमें लिखित जवाब चाहिए होता है, तो उसी में ही सारे प्रश्नों को लिख दिया रहता है, तो वो पूरे डिटेल से फिर उसका जवाब आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न में क्या होता है, इसमें भी लिखित जवाब ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कम समय में जवाब देना है। जो मंत्री परिषद है वो कम समय में इसका जवाब जो है उनको दिया जाता है, जो प्रश्न पूछता है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। समझ में आया? इसमें मौखिक जवाब है ना, और पूरक प्रश्न, और इसमें जो है क्या होता है, लिखित जवाब। पूरक प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, लिखित जवाब ही होता है ना, लिखित जवाब ही होता है, लेकिन कम समय में आपको जल्दी से आपको इस बारे में बताना होता है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है। प्रश्नकाल के बाद यदि मैं बात करूँ तो अगला जो घंटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग शून्यकाल, है ना। शून्यकाल का जो समय होता है जनरली 12 से 1 बजे तक का 1 घंटे का समय होता है। शून्यकाल की अवधि में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो पहले से तय नहीं होता है ना, जो पहले से तय नहीं होता है, ऐसे मुद्दे जो है शून्यकाल के समय पर उठाया जाता है, पहले से निर्धारित नहीं हुआ रहता है, और जो लोक महत्व का होता है, ऐसे मुद्दे शून्यकाल के समय पर उठाया जाता है। तो सुने आ रहे होंगे, क्योंकि पसीने इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि रूम में काफ़ी गर्मी है, पंखा चला नहीं सकता, पंखा चलाऊंगा तो वीडियो खराब हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों के लिए है, लेकिन आप लाइक और शेयर नहीं करना है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपकी किताब में है तो खोजो और पढ़ो, ऐसी बात नहीं है ना, मैं ही बताऊंगा वही पढ़ लो। हाँ, लेकिन आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ। जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 6-7 सालों में सीजी व्यापम में, ऐसे ही प्रश्नों के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हर एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग अलग होता है ना। जो 12 लेवल का एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है उसमें इतने डीपली से ना पूछे, लेकिन आप ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, तो उसमें ऐसे ही प्रश्न आएगा। पीएससी का एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का लेवल के हिसाब से भी पूछा जाता है ना। कौन इतना पढ़े, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लेते हैं तो उसको बार बार आपको पढ़ना नहीं है ना, बार बार तो पढ़ना है। देखिए, एक विषय को आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए एक ही बार में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको मदद मिल जाए, है ना। ये है कि यही एग्ज़ाम करना है तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऐसा समझिए। एक तो सब्जेक्ट आपको पूरा तो पढ़ना ही है ना,
तो उसी के हिसाब से पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वैसे काफ़ी लोग मेरा वीडियो पूरा तो देखते नहीं हो, है ना, यहाँ तक कोई देख लिया होगा यहाँ तक, तो मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वीडियो की भाषा, बोलने वाले कैसे दिखने वाले, है ना, क्वालिटी थोड़ा सा मैटर, है ना। तो कुछ लोग इस हिसाब से वीडियो देखते हो ना, इस हिसाब से नहीं देखते हो, लेकिन वीडियो देखो क्या बता रहा है सामने वाला, बता क्या रहा है ना। चाहे वो लिख के बता रहा है, चाहे कॉपी में बता रहा है, क्या समझा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको देख के देखो, है ना। डिजिटल बोर्ड ही में ही बताएगा तो समझूंगा, या ये करेगा तो ही समझूंगा, ये जो बात है वो फिर आप अच्छी चीज़ नहीं देख पाएंगे, है ना। आपको क्या चाहिए ये ज़्यादा जरूरी होता है, आप उसको समझिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।